एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज का एपिसोड विशेष करके हमारे वैसे छात्र छात्राओं को समर्पित है जो सीटीईटी की तैयारी करने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं तथा साथ ही साथ बीएड एवं डीएलएड या यूँ कहें कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए, शिक्षण अधिगम से जुड़े हुए जो छात्र छात्रा हमारे बंधु मित्र हैं, उनके लिए आज का यह एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। शिक्षा जगत में अधिगम क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अभी तक सिद्धांत दिए गए हैं, उन सभी सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जिन प्याजे महोदय का है, जिनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। बीएड डीएलएड के साथ साथ सीटीईटी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं जिसमें शिक्षक की बहाली होती है, उन सबों के लिए यह जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस एपिसोड में हम लोग जिन पियाजे के जीवन तथा उनके द्वारा जो उपलब्धियां रही हैं, उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं, जो आपके बीएड डीएलएड के साथ साथ सीटीईटी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं जिसमें कि शिक्षक बनने की पूरी संभावना होती हैं एवं अपने शिक्षण काल में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। एज यूजुअल की तरह आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कृपया स्किप ना करें, क्योंकि आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं कुछ ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। यदि आप ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं तो इसे स्किप ना करें, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से हाथ से लिख करके आपके लिए नोट्स तैयार किया है जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। यदि आपको नहीं देखना है तो आप न देखें, अलग बात है, परंतु जब आप देखें तो पूरी इस बात को देखें कि निश्चित रूप से यह आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो आप इसे अधिक से अधिक दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। आज का हमारा यह जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है, वह जैसा कि मैंने बताया, आज का टॉपिक हमारा है यह है कि बाल विकास के जो सिद्धांत दिए गए हैं उसमें से मुख्य रूप से जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों में जिन पियाजे का संज्ञानात्मक का विकास सिद्धांत पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उनका परिचय है कि वह एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद है आपसे प्रश्न यहाँ बनता है कि पूछे जाते हैं आपसे परीक्षा में कि जिन पियाजे मनोवैज्ञानिक थे कहाँ के, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको जानकारी होनी चाहिए कि वे स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इसी प्रकार इससे दूसरा पॉइंट बनता है, अल्फ्रेड बिन के प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षणों पर कार्य करते समय संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। फिर से आपसे प्रश्न यहाँ बनता है, जिसे आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न यह बनता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत इन्होंने कब दिया था, तो अल्फ्रेड बिन के प्रयोगशाला में कार्य करते समय बुद्धि परीक्षण पर कार्य करने के दौरान इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसी प्रकार से पुनः आपसे प्रश्न यह बनता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ से फिर प्रश्न बनता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। आपका यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, तो भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। या यूँ आपसे पूछा जा सकता है कि भौतिक विकास का सिद्धांत किन्होंने दिया था, तो आपको कहना होगा कि जिन पियाजे साहब ने दिया था। या फिर दूसरे अर्थों में आपसे पूछा जाता है कि भौतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो जिन पियाजे साहब थे। भौतिक विकास के सिद्धांत के जो अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से बंधु मित्र प्रशिक्षु आप जो भी हैं अभ्यर्थी, इस बात को ध्यान से देखें कि किस तरीके से प्रश्न यहाँ बनता है, यही महत्वपूर्ण है। सिलेबस सेम है, परंतु हर साल बच्चों को क्वालिफाई करना है। तो बार बार यदि आप परीक्षा के पैटर्न को, क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं समझेंगे तो आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा, आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह होता है कि कृपया वीडियो को आखिरी तक देखें। निश्चित रूप से आपके उपयोग की बहुत सारी मैटर होंगे, बहुत सारी वस्तुएं होंगी, ज्ञान की वस्तुएं होंगी, जो कि आपको परीक्षा को पास कराने में, परीक्षा को लिखने में, अच्छे अंक पाने में मददगार होगा। आगे बढ़ते हैं कि उन्हें मुख्य रूप से देखिए, यहाँ पर चौथा पॉइंट फिर से आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जीव वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि जिन पियाजे को ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि और किन नामों से जाना जाता है, तो आप उसमें उत्तर लिखिएगा
कि जिन जीव वैज्ञानिक के रूप नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने 2 सिद्धांत दिया था। एक उनका सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और दूसरा था नैतिक विकास का सिद्धांत। पहला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और दूसरा है नैतिक विकास का सिद्धांत। आज हम लोग मुख्य रूप से आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और अगले दिन अगले एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे नैतिक विकास के सिद्धांत पर। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से जुड़ी हुई कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि परीक्षा में हमेशा पूछी जाती है, आप कृपया ध्यान से देखें। निश्चित रूप से आपके जिन पियाजे का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा यदि आप ध्यान से देखते हैं हमारे इस वीडियो को और जुड़े रहते हैं आखिरी तक, तो निश्चित रूप से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जिन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, देखिए यहाँ पर प्रश्न आपसे बनता है कि जिन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अब आपसे प्रश्न घुमा करके पूछा जाएगा कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो आपको याद पता रखना चाहिए कि उसे हम जिन पियाजे के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें बनता है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1886 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जिन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, यहाँ पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसके बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है कि जिन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक कब लिखी थी, तो 1923 में लिखी थी। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द लैंग्वेज ऑफ थॉट्स के बारे में यहाँ पर आप देख रहे हैं। द लैंग्वेज ऑफ थॉट्स के बारे में यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ से आपको जानने को मौका मिलेगा कि लैंग्वेज ऑफ थॉट्स के बारे में क्या बात कही जा रही है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास जो अगला पॉइंट है, जिन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है इसके बारे में इनके साथ जो आपके प्रश्न बनते हैं वह आपके यह सभी प्रश्न हैं। इसे ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। जिन पियाजे साहब को संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन भी किया, जिन पियाजे अपने बच्चों पर प्रयोग भी किया, जिन पियाजे अवस्था का सिद्धांत भी दिया, जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया। इस तरीके से जिन पियाजे ने यह 4 मुख्य बिंदुओं पर कार्य किए, इसीलिए सभी मनोवैज्ञानिकों में जिन पियाजे साहब का स्थान सबसे प्रमुख है। जिन पियाजे ने जो यह सिद्धांत दिया वह सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो देखने की बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकल करके आती है कि इन्होंने जो सिद्धांत दिए और इसमें क्या क्या इन्होंने कहा, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। अब बात आती है कि जो इन्होंने सिद्धांत दिए थे संज्ञानात्मक का, उस पर हम लोग देखते हैं कि संज्ञानात्मक में मुख्य रूप से क्या होता है। तो संज्ञानात्मक में मुख्य रूप से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएँ दी गई हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएँ दी गई हैं, जिसमें से आप पहला देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं संवेदी गामक अवस्था। दूसरा है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कि हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में जिन पियाजे साहब ने बताया है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि संवेदी गामक अवस्था क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है तथा अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है। इन सभी बिंदुओं पर आपसे पूछा जाता है। जो चर्चा कर रहे थे वह चर्चा का यहाँ जो विषय है वह यह है कि संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या होती है, तो उसके लिए इन्होंने 0 से 2 वर्ष की अवस्था को रखा है। उसके बाद है दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके लिए इन्होंने उम्र रखा है 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु इन्होंने रखा हुआ है 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था, तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, उसके लिए इन्होंने 11 से 14 वर्ष की आयु को रखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं कि इनका अगला जो सिद्धांत था वह क्या है, जिसे कि हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि इंद्रियगामी या फिर दूसरे शब्दों में इसे संवेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है। आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि परीक्षा में आपसे प्रश्न घुमा करके पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस तो एक ही बनी हुई है जब से इसका CTT की या फिर जो आपके बिहार जहाँ आप B.Ed या D.Led कर रहे हैं, और
हर बार प्रश्न नए तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपको सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं, उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो इसी सिलसिले में अगला पॉइंट यह कह रहा है कि इसे हम लोग इंद्रिय गामक या संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। तो इंद्रिय गामक या संवेदी गामक अवस्था जो होती है वह 0 से 2 वर्ष की होती है। अब बात यहाँ निकल करके आ रही है कि इसमें होते क्या हैं, ऐसे कौन कौन सी विशेष परिवर्तन बच्चों के अंदर होते हैं जिसलिए इसे हम इंद्रिय गामी कहते हैं या संवेदी गामी कहते हैं। तो जैसा यहाँ स्पष्ट हो रहा है नाम से कि यह इंद्रिय गामी है। इंद्रिय अर्थात हम जानते हैं कि हमारे ज्ञान इंद्रियाँ कितने हैं और संवेदनाओं को हम ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसे हम इंद्रिय गामक या संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। अब यह जन्म से लेकर के अर्थात 0 से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था को कही जाती है। इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वह अपने इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, अर्थात जो भी ज्ञान ग्रहण करता है वह इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि हम बड़े लोगों की तरह वह भाग दौड़ नहीं कर सकता है, उतना समझदार नहीं है, समझ नहीं सकता है। तो उसके जो गॉड गिफ्टेड अंग हैं, इंद्रियां हैं, खास करके आँख, नाक, कान और त्वचा, इन इंद्रियों के माध्यम से यह ज्ञान को यानी जानकारी को, नॉलेज को संज्ञान में लेता है। इसीलिए इसी कारण से इसे हम जो है कि इंद्रिय गामक या संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। इन आँख, नाक, कान, त्वचा के माध्यम से संवेदनाओं को यह ग्रहण करता है। इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं गामक के तौर पर, इसे ध्यान रखना है। जैसे पकड़ने का काम करते हैं बच्चे, खेलने का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, चूसने का काम करते हैं। आप देखते होंगे कि आपके घर में यदि छोटा बच्चा होगा तो जब तक जगा रहता है या फिर जब सो जाता है उस समय भी अपनी उंगली को मुंह में रखा रहता है, वह लगातार चूसता रहता है। जब तक वह खेलता है हाथ पैर चलाता रहता है। जब भी कहीं से आवाज़ आती है कान के द्वारा वह सुनता है, त्वचा के द्वारा स्पर्श करता है तो तुरंत क्या है कि आपकी उंगलियों को पकड़ लेता है, अपने मुंह में अपनी उंगलियों को चूसता रहता है। आँख से उसके सामने यदि कोई नया चीज़ आप दिखाते हैं तो हाथ पैर चला करके खुशी प्रकट करने लगता है। तो इस प्रकार से यह जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष की अवस्था, इसमें इंद्रिय के माध्यम से हम संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, इसलिए इसे इंद्रिय गामक अवस्था कहा जाता है। आँख, नाक, कान, त्वचा इत्यादि इसके मुख्य अंग होते हैं तथा इसमें होने वाली जो क्रियाएँ हैं पकड़ना, खेलना, लिखना और चूसना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह है दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष की होती है। इसे दूसरे शब्दों में हम प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एवं प्राक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष की होती है। बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलना शुरू कर देता है। 7 वर्ष का होता है, अर्थात जब वह स्कूल जाने लगता है तो उसके कई सारे दोस्त मिल जाते हैं, घर से दहलीज से बाहर निकलने लगता है और वहाँ पर जब इसके मित्र बन जाते हैं तो बालक पड़ोसी के बच्चों के साथ खेल खेलना शुरू कर देता है और खेल खेल में बहुत सारी बातें सीखता भी है, जिसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करना शुरू कर देता है और प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि खिला रहे हैं, खेल खेल में वह बहुत सारे चीज़ों को पहचानने भी लगता है, जैसे एप्पल कैसा होता है, त्रिकोण कैसा होता है, बॉल कैसे होते हैं, है ना, और उसके बाद कोण कैसे होते हैं। यह सब चित्रों के माध्यम से कलर के बारे में पहचानना शुरू कर देता है। रंग कैसा होता है, जानवर, पशु, पक्षी के बारे में जब वह स्कूल जाना शुरू करता है तो किताब में चित्रों के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से वह देखने लगता है और पहचानने लगता है कि घर के अगल बगल में जो जानवर हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वह उनके मित्र हैं, उन सबों से उसकी दोस्ती होने लगती है। खिलौनों की आयु इस अवस्था में कहा जाता है। देखिए यहाँ पर फिर से आपसे प्रश्न बनता है कि परीक्षा में पूछा जाएगा कि खेलों की आयु किसे कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे आप ध्यान रखिएगा। परीक्षा में निश्चित रूप से यह पूछता है कि खेलों की आयु किसे कहते हैं। और इसी दौरान भाषा का भी विकास होता है बच्चों में, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसी के समय इसमें क्या होता है, बच्चों के अंदर भाषा का भी विकास होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। क्या होता है, भाषा का विकास होता है। अपने घर के लोगों से, अपने मित्रों से, अपने शिक्षकों से, ये इन सबों माध्यम से वह क्या करता है, भाषा सीखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मूर्त अर्थात मूर्ति रूप में, सिंबॉलिक रूप में यहाँ पर जो बच्चा सीखता है, अब उसकी अवस्था हो जाती है
7 वर्ष से 11 वर्ष, यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक का चिंतन, देखिए यहाँ पर प्रश्न बनता है, बालक का चिंतन और तर्क करने का जो स्तर है वह शुरू हो जाता है। यहाँ से बच्चा 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, यही कारण है कि आप देखते होइएगा मैथमेटिक्स में बच्चे को हम काल्पनिक रूप से मैथ्स पढ़ाने लगते हैं, बच्चों को ग्रामर इंग्लिश में सिखाने लगते हैं, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा एवं अन्य भाषाओं का प्रयोग करने लगते हैं व्याकरण के माध्यम से, जिससे कि बच्चे अपने ऊपर में तर्क और चिंतन करते हुए उस चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में बालक, ध्यान देने की बात है कि इस अवस्था में बालक और क्या करता है, इस अवस्था में बालक जो है कि आपको यहाँ देखिए क्या करता है, तारीख, समय, महीना इत्यादि भी बताने लगता है, अर्थात घड़ी का समय देखना सीख लेता है, कैलेंडर देखना सीख लेता है, महीना देखना सीख लेता है, कॉपी में खुद से वह डेट डालना भी सीख लेता है। तो उसके साथ ही साथ इस अवस्था में बालक में सही अनुपात, अंतर, आकार, भार, क्रम, गणित इत्यादि के विषय में उसकी रुचि बढ़ने लगती है। ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि वह अपने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान उसमें हम देख सकते हैं कि कैसे उसमें होता है, और वह मूर्त चिंतन भी करना प्रारंभ कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वह है औपचारिक एवं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम औपचारिक अवस्था भी कहते हैं और संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसकी अवस्था जो होती है 11 वर्ष से 14 वर्ष या 15 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में किशोर क्या है, मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगता है, अर्थात वह कई तरह की बातों को, जैसे कि साइंस पढ़ रहा है तो उसमें कल्पना करने लगता है, इंग्लिश पढ़ रहा है या हिंदी पढ़ रहा है तो काल्पनिक कहानियों को पढ़ने लगता है, सोचने लगता है, समझने लगता है, और उसके अनुरूप अपने जीवन में प्रतिक्रिया भी करने लगता है और उसके अनुरूप बनने की कोशिश करने लगता है, और वह उस पर अग्रसर हो जाता है। यही स्मरण मनन आदि करने का समय होता है। इस समय उसकी याददाश्त की क्षमता बहुत तेज हो जाती है, बहुत तेज़ी से वह याद करने लगता है, मनन करने लगता है, समझने लगता है। इस क्रिया में उसकी जो समझने की क्षमता है बहुत तीव्र हो जाती है। कार्य को कारण समझता है और यानी कार्य में अंतर हो जाता है। यहाँ 2 बातें महत्वपूर्ण हो रही हैं। एक बात है कि कार्य को कारण समझता है, यानी कार्य को क्यों करना है, कैसे करना है, वह कितना उपयोगी है उसके लिए, यहाँ पर उसे समझ में आने लगता है। अर्थात कार्य को कारण, कोई भी काम करने से पहले वह तर्क वितर्क विचार करने लगता है कि आखिर यह काम हमें क्यों करना है, करने से हमें क्या होगा, नहीं होगा, इन सब बातों के प्रति उसकी ज़्यादा इच्छा बढ़ने लगती है, जिज्ञासा बढ़ जाती है और तर्क वितर्क करने लगता है माता पिता से, मित्रों से, शिक्षकों से। इसलिए इसे तार्किक जीवन की अवस्था भी कहा जाता है। देखिए फिर से आपका प्रश्न बन रहा है, आपसे प्रश्न पूछता है कि यह जो अवस्था होती है यह कौन सी अवस्था होती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह तार्किक चिंतन की अवस्था होती है, नाम से भी जाना जाता है। VVI प्रश्न है आपके लिए परीक्षा में। तो मित्रों, विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, आज का यह जो हमारा टॉपिक था, यह हम लोगों ने संज्ञानात्मक जो चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं, जिन पियाजे के साहब के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। और इसका दूसरा पार्ट जो है नैतिक शिक्षा का, उस पर हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने जो है चर्चा जो किया है वह चर्चा का विषय हमारा था संज्ञानात्मक का। कल जो हम लोग चर्चा करेंगे वह हमारा टॉपिक जो होगा, हमारा कल का जो टॉपिक है उस पर, जिस पर हम लोगों ने चर्चा कल हम लोग करेंगे नैतिक विकास के सिद्धांत पर। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज के द्वारा जो हमने आपके लिए प्रयास किया है वह निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा और आप आज की क्लास का निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। और हमारे चैनल को आखिरी तक ये आपने देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट्स के द्वारा हमारे मनोबल को बढ़ाते रहें। और आगे आने वाली जो भी नई जानकारियाँ होंगी शिक्षा और रोजगार से, खास करके शिक्षक बनने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वह मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके पास लेकर आता रहूँगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास सूचना पहुँचे, आप सूचना से वंचित ना हो जाएं। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि फिर से अगले एपिसोड में हमारी आपकी मुलाकात होगी एक नए माहौल में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मन लगा कर पढ़ाई करें, जिससे कि आपका जो कंपटीशन है आने वाला वह क्रैक हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।